हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए एक मतलब ये कोर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड का डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी या इन्वायरमेंट, क्योंकि साइकोलॉजी में ये डिबेट काफ़ी पुरानी रही है कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि डेवलपमेंट का मेन बेस हेरिडिटी रहा है। हेरिडिटी वही कि जो क्वालिटीज हमें जन्म से मिलती है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इन्वायरमेंट वही कि जो, क्योंकि इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि बच्चे का बिहेवियर और पर्सनैलिटी, उसका पोटेंशियल क्या है। इन्वायरमेंट ये डिसाइड करता है। तो इसका आंसर समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हेरिडिटी एक्चुअली होती क्या है। हेरिडिटी मतलब वही क्वालिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जो हमें जन्म से मिलती है, वो क्वालिटी। इसकी डेफिनेशन ये होगी, हेरिडिटी इज द प्रोसेस by which child gets qualities from parents। यानी कि वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने माता पिता से गुण या ट्रेड्स प्राप्त करता है। तो आप समझ गए होंगे हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी वही है कि जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, मतलब वट वी आर बोर्न विद। हेरिडिटी क्या है? वट वी आर बोर्न, मतलब जिसके साथ हम पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, क्या बोलते हैं हेरिडिटी को? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स यानी गुणों, जो हमें गुण हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। हेरिडिटी वही है। अब इसका साइंटिफिक बेस क्या है? मतलब जो जीन्स या डीएनए या ट्रेड्स, इसके बारे में हम समझेंगे। मतलब हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी एक वो क्या है, इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है, और जो डिसाइड करता है हमारा बिहेवियर, हमारा कलर, हमारी हाइट और हमारा इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होते हैं? ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं हमारे डीएनए में। डीएनए क्या है? डीएनए मान लो एक इंस्ट्रक्शन बुक है, और उसमें जीन्स क्या है? डीएनए हमारी इंस्ट्रक्शन बुक है, और जीन्स क्या है उसमें? जीन्स क्या है? चैप्टर्स है जो भी। ठीक है, तो जो डीएनए है ना, उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है। क्या क्या स्टोर होती है? जैसे कि हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में स्टोर होती है। जो डीएनए क्या है? हमारी बॉडी का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जीन्स क्या है? जीन्स जैसे कि डीएनए डीएनए में छोटे छोटे पीसेज या पार्ट्स होते हैं, वो क्या है? जीन्स। और हर एक जीन्स का एक ट्रेट होता है, यानी कि जो एक जीन्स है हमारा, मतलब टाइप, हेयर टाइप क्या होगा, एक जीन्स हमारे कलर क्या होगा, एक जीन्स मतलब कि हमारी हाइट क्या होगी। ठीक है, हर एक जीन्स का अपना अलग अलग ट्रेड है, अलग अलग गुण होता है। जो जीन्स होते हैं ना, वो उन गुणों को, मतलब ट्रेड को कंट्रोल करती है। जीन्स ही है जो एक्चुअली उन गुणों को कंट्रोल करके चलती है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स क्या है? मतलब डीएनए, इतना तो समझ गए होंगे, डीएनए पूरी बुक है, और जीन्स क्या है? उस बुक्स के चैप्टर्स है। ठीक है, इस चीज से आप समझ आ पा रहे होंगे अच्छे से। और हर जीन्स का एक स्पेसिफिक गुण भी होता है। और जैसे कि क्या कहते हैं, जो डीएनए है ना, वो उनका डीएनए फोल्डेड होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या आते हैं? क्रोमोसोम्स क्या आते हैं पेयर्स में? वैसे तो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स है, बट पेयर्स में कितने होते हैं? ये होते हैं 23 पेयर्स में। ठीक है, आगे इसको अच्छे से समझेंगे हम। तो हम क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे, बट पहले मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं, जीन्स क्या होते हैं? जो हमारे गुण हैं या ट्रेड्स हैं, उनको कैरी करके चलते हैं। ठीक है, ये हेरिडिटी की बेसिक यूनिट्स होते हैं। और जो डीएनए है, वो डीएनए क्या है? डिऑक्सी बोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, डीएनए को फुल फॉर्म ये होती है डीएनए की। ये कई बार सीटेट में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना आप। ठीक है, और जो जीन्स, ये जीन्स से डीएनए बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके चलते हैं। ठीक है, डीएनए। और ये क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स क्या है? डीएनए क्रोमोसोम्स को अरेंज, मतलब डीएनए जो है क्रोमोसोम्स को अरेंज होते हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे। अब ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के? 23 पेयर्स होते हैं। वैसे तो ये 46 होते हैं क्रोमोसोम्स, बट पेयर में ये होते हैं 23 होते हैं मेल्स में।
23 पेयर्स होते हैं मेल से और 23 होते हैं फीमेल से। मेल में होते हैं एक्स वाई और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। वैसे मतलब जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं जो कि ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है। जो कि ये सेम ही होते हैं दोनों, मतलब सेम ही होते हैं 22 जो होते हैं क्रोमोसोम्स। वो जो 23rd पेयर होता है ना, 23rd पेयर्स ऑफ जो वो होता है क्रोमोसोम, वो उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि ये जो क्रोमोसोम होता है थर्ड वाला, यही डिसाइड करता है सेक्स, यानी कि बच्चा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, ठीक है। आधे मेल में से होंगे और आधे फीमेल में से होंगे, ठीक है। इसमें यही था कि हेरिडिटी का जो मेन मतलब साइंटिफिक बेस होता है वो यही था। तो और अब आगे हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, मतलब इसका इसको समझने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक इंटरेस्टिंग मेथड यूज किया। मतलब वो क्या थी, ट्विन स्टडीज। यानी कि ट्विन क्या होते हैं, ट्विन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। इनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। ये होते हैं जो ये एक ही मतलब जो एक ही फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, उसमें ही ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें इनका जो डीएनए होता है वो भी सेम होता है और जो इनके जीन्स होते हैं वो भी बिल्कुल 100% सेम होते हैं। मतलब इनका मतलब अगर जो भी ट्विन हो गए वो या तो बेबी बॉय होंगे दोनों या बेबी गर्ल ही होंगे दोनों। इनका जो फेस होता है वो भी सेम होता है, इनका बिहेवियर जो है वो भी काफी मतलब काफी टाइप का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। ये इनका जेंडर भी सेम ही होता है, ठीक है, ये हैगा इसमें। और जो पैटर्नल ट्विन है, ये फर्स्ट, इनको बोलते हैं डाइजाइगोटिक। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो मतलब अलग अलग एग्स में ये फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये टू स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं। इनमें जो होता है डीएनए अलग होता है, मतलब नॉर्मल सिबलिंग जैसा ही होता है, ठीक है। इनमें जो जेंडर होता है वो भी काफी मतलब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें कह नहीं सकते हैं। पर ये अलग अलग होते हैं और उनका क्या कहते हैं फेस सेम नहीं होता है, फेस अलग होता है, मतलब आइडेंटिकल ट्विन से इनमें अलग होता है, ठीक है, ये है इसका। तो जैसे कि एक बच्चा है, जो एक ट्विन है वो टोल है, बट दूसरा ट्विन क्या है वो शॉर्ट हो सकता है, इसमें ये है, ठीक है। बट इनमें जो है इनमें दोनों सेम ही होता है, उनका फेस उनका हाइट वाइट सब ज्यादातर सेम ही होता है, ठीक है, ये है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ट्विन के जो था उन्होंने अपना क्या कहते हैं मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधों पर, कि उन्होंने ये करके दिखाया था कि एक ट्रेट है जो डोमिनेट होता है तो दूसरा छुप जाता है, बट नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रेट क्या है फिर से दिख सकता है। तो मेंडल ने मटर के पौधों पे यही एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ जो मटर के पौधे हैं एक जनरेशन में आके छुप जाते हैं और कुछ क्या कहते हैं कुछ हाइट में अलग होते हैं तो कुछ कलर में अलग हो जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बौने कुछ लंबे, ऐसे करके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें ज़्यादा कुछ आपसे पूछेंगे नहीं सीटेट में, बस इतना ये पूछेंगे कि जो मेंडल है उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया था। और ये पूछ सकते हैं कि मेंडल ने जो लॉज दिए थे हेरिडिटी के वो क्या थे, तो आपको बता देती हूँ लॉज ऑफ हेरिडिटी। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें क्या था कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेट होता है ना वो वीक ट्रेट को दबा देता है, ठीक है, यही है इसमें। अब दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या होता है कि जो जीन्स है ना वो हमेशा पेयर में होते हैं, पर बच्चे जो है वो पर बच्चे में आते वक्त तो अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये है सेग्रेगेशन, यानी कि अलग हो जाना। लॉ ऑफ थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजोर्नमेंट। यानी कि इसमें ये है कि अलग अलग ट्रेड्स एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, मतलब एक गुण दूसरे गुण पर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ता, ठीक है, ये हैगा। अब हम ये हो गया है हेरिडिटी का, हम हेरिडिटी का हमने समझ लिया कि क्या है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है।
तो अब तक हमने हेरिडिटी को समझा है। अब नेक्स्ट सेकंड मेन फैक्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हमारा मतलब ये है कि जो सब कुछ जो बच्चों के आसपास होता है और उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस कैसे, मतलब जो भी बच्चा है, मतलब उसके फैमिली, स्कूल, फ्रेंड, सोसाइटी सब कुछ इंक्लूड होता है उसके इन्वायरमेंट में, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो जो हम जन्म से नहीं बल्कि लाइफ में सीखते हैं, मतलब वो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये समझनी होती है हमें कि जो इन्वायरमेंट है सिर्फ फिजिकल सराउंडिंग्स नहीं होता है इन्वायरमेंट, बल्कि 3 तरह का होता है, जैसे कि फिजिकल हुआ, सोशल हुआ और कल्चरल हुआ। फिजिकल में मतलब यही हुआ कि हमारे क्या कहते हैं, घर, स्कूल और फैसिलिटीज। सोशल में क्या हो गया, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और हमारे टीचर्स। और थर्ड मतलब क्या हो गया, कल्चरल। कल्चरल में क्या हो गया, हमारी वैल्यूज, हमारे ट्रेडिशंस और हमारी बिलीफ्स हो गए, ठीक है। अब हमको समझना होगा कि अब हम समझते हैं कि इन्वायरमेंट का रोल क्या है। इन्वायरमेंट का रोल क्या है डेवलपमेंट में। मतलब जो इन्वायरमेंट है वो चाइल्ड के बिहेवियर, पर्सनैलिटी और उसके लैंग्वेज क्या और उसके स्किल्स को डेवलप करता है। इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी, कई बार हेरिडिटी से ज़्यादा इन्वायरमेंट का रोल ज़्यादा हो जाता है, बट है दोनों इंपॉर्टेंट ही, बट इन्वायरमेंट का रोल कई बार ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर बच्चे को इन्वायरमेंट नहीं अच्छा मिला तो उसकी इंटेलिजेंस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। अगर उसको इन्वायरमेंट खराब मिला तो उसकी इंटेलिजेंस क्या, वो दब जाएगी और डेवलप ही नहीं होगी अच्छे से। तो इसलिए इन्वायरमेंट को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा बच्चे के लिए, ठीक है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके इफेक्ट, मतलब कंबाइन करके इफेक्ट डालता है बच्चे के इन्वायरमेंट पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं उसके बारे में क्या है। तो इन्वायरमेंट का हमने समझा कि चाइल्ड के जो डेवलपमेंट है उस पर कितना इफेक्ट डालता है। इसलिए टीचर्स के लिए यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हर चाइल्ड अलग होता है, क्योंकि हर चाइल्ड की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों अलग होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्वायरमेंट और हेरिडिटी को हमें समझकर ही अपनी एक क्लास में इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है वैसे, जैसे हेरिडिटी क्या थी, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, और जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट ना एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहरी होता है ना, क्योंकि वो हमारे जो आसपास का वातावरण है वही इन्वायरमेंट है। मतलब बर्थ के बाद स्टार्ट होता है इन्वायरमेंट, डायनेमिक होता है, मतलब ये फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। हेरिडिटी के पोटेंशियल को ये शेप देता है, हेरिडिटी क्या पोटेंशियल देती है और इन्वायरमेंट उसको डेवलप करता है, ठीक है। मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब फ्लेक्सिबल यानी कि ये बदल सकता है, चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट। और ये कंटिन्यू मतलब कि चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है ये इन्वायरमेंट, ये चलता ही रहता है। इन्फ्लुएंशियल मतलब यानी कि बिहेवियर को शेप करता है। मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब फैमिली, स्कूल, फ्रेंड, सोसाइटी सब इंक्लूड होते हैं इसमें। इसका मतलब जो रोल है, रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का क्या रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का क्या, मतलब बिहेवियर और पर्सनैलिटी को ये इफेक्ट करता है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्पोर्ट, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारा इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट अच्छा हुआ तो बच्चा अच्छी लैंग्वेज सीखेगा, तो अच्छे से बातचीत करना सीखेगा सोशल में, मतलब समाज में। अगर इसको इन्वायरमेंट में मतलब कोई गाली गलोच अच्छे से बात नहीं करता, तू तड़ा करके बात करता है, तो बच्चा भी वैसे ही सीखेगा, मतलब उसको इन्वायरमेंट में वही हो रहा है तो बच्चा भी वैसे ही करने लगेगा, अपने घर में वैसे बात करने लगेगा, स्कूल में वैसे बात करने लगेगा, ठीक है। मतलब और उसकी इंटेलिजेंस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। मतलब घर में उसके माता पिता इंटेलिजेंट है, उसका इन्वायरमेंट में भी उसके स्कूल के फ्रेंड्स, मतलब उसका फ्रेंड सर्कल जो है वो मतलब वो उसके इंटेलिजेंट के, मतलब वो भी इंटेलिजेंट हो, तो बच्चे के लिए भी वो इम्पोर्टेंट होगा कि बच्चे की ग्रोथ भी इंटेलिजेंट अच्छी होएगी, और उसके सोशल स्किल्स भी और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट क्या है, जो इन्वायरमेंट सेव्स एंड मॉडिफाई द ट्रेड्स प्रोवाइड बाय हेरिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम समझते हैं जो इसकी मतलब जो क्या कहते हैं साइकोलॉजी, उन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड कुछ कुछ थ्योरीज दी है जो कि सिटेट में पूछ ली जाती है, इसलिए मैं बता देती हूँ। एक थी टेबुलर राशा, जो कि जॉन लॉक ने दी थी, कि उन्होंने बोला था कि जो बच्चे है ना ब्लैंक स्लेट है, टेबुलर राशा मतलब कि ब्लैंक स्लेट, जो बच्चे है वो ब्लैंक स्लेट है, बट जो इन्वायरमेंट है ना वो उसमें सब कुछ लिखता है। अगर बच्चा खाली स्लेट है तो अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिला तो वो मतलब इन्वायरमेंट के थ्रू ही उसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है फैमिली। फैमिली में क्या है कि पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा हुआ, लव एंड सपोर्ट मिला, तो बच्चे का इन्वायरमेंट ये अच्छा हो तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। फिर है इसका स्कूल, मतलब टीचर का बिहेवियर अच्छा है तो
और क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा है तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। सोसाइटी में कल्चर कैसा है और उसके सोशल नॉर्म्स क्या है, वो अच्छे हुए तो भी बच्चे का डेवलपमेंट होगा, और वो सही नहीं हो तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। न्यूट्रिशन यानी कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, न्यूट्रिशन उसको अच्छे से नहीं मिले तो उसके जो मेंटल ग्रोथ है और उसका फिजिकल जो है वो मतलब उसका शारीरिक विकास वो भी उसका कम हो जाएगा, मतलब सही से नहीं होगा। इसके कुछ लिमिटेशंस भी दिए थे, जैसे कि हेरिडिटी जो है वो लिमिट सेट करता है। हर चाइल्ड क्या है सेम इन्वायरमेंट में सेम रिजल्ट नहीं देता, मतलब सब हेरिडिटी अलग है, बच्चे सबके गुण अलग है, पेरेंट्स से सब बच्चों को गुण जो मिला है वो सबके अलग है, तो वैसे ही बच्चे का इन्वायरमेंट भी सेम रिजल्ट नहीं देगा, बच्चे का डेवलपमेंट में भी सेम रिजल्ट नहीं होगा। हेरिडिटी अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, तो रिजल्ट हमें सेम नहीं मिलेगा। ये लिमिटेशंस बताई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, यानी कि जो है हमें क्या कहते हैं इस क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है टीचर्स को। अगर पॉजिटिव लर्निंग की इन्वायरमेंट होगा तो बच्चे से अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट सब बच्चों का अलग है, तो वैसे ही क्लास में एक टीचर को अपना इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा क्लास में। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से पढ़ा रहे तो सब बच्चे एक ही तरीके से सीखेंगे, नहीं, सबकी हेरिडिटी अलग है, सबका इन्वायरमेंट अलग है, तो वैसे ही हमें अलग अलग मेथड्स यूज करके बच्चों को पढ़ाना है। फिर क्या कहते हैं चाइल्ड सेंटर टीचिंग, चाइल्ड सेंटर टीचिंग देनी हमें, ये नहीं है कि बस टीचर बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, नहीं, चाइल्ड सेंटर हमें देना है कि बच्चा बच्चा खुद इन्वॉल्व हो उसमें, तो ही बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। फिर क्या मोटिवेशन और इंकरेजमेंट जो है हमें अच्छे से देना बच्चे को, बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चा इंकरेज होगा, जब भी बच्चा कुछ सीख पाएगा और उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। फिर क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हमें हर बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमें हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो ये इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन है जो कि सीटेट में पूछ ले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इस टॉपिक में इतना ही है। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।